नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम सब शामिल होंगे एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर। ताजमहल नाम सुनते ही जहन में सफेद संगमरमर और एक बेदाग प्रेम कहानी की शानदार तस्वीर उभर आती है ना? लेकिन आज हमारा मकसद इस पोस्ट कार्ड वाली परफेक्ट छवि से थोड़ा आगे बढ़ना है। आज हम उस चमचमाते संगमरमर के पीछे छिपे गहरे शोक, दिमाग चकरा देने वाली इंजीनियरिंग और सदियों से चले आ रहे उन मिथकों की परतें खोलेंगे जिनके बारे में अक्सर कम ही बात होती है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे उस गहरे शोक की, फिर धरती पर स्वर्ग बनाने की जिद, उसके बाद उस जमाने के हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग के लॉजिस्टिक्स और आखिर में सदियों का सफर और कुछ दिलचस्प मिथक। चलिए बिना देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और शाहजहां के शुरुआती विजन से लेकर आज की पर्यावरणीय चुनौतियों तक का पूरा नक्शा समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शोक का स्मारक, एक भावनात्मक प्रेरणा। आखिर वो क्या जज्बात थे जिन्होंने इतनी बड़ी और असंभव सी दिखने वाली संरचना की नींव रखी? बात है 1631 की। मुमताज महल के निधन के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गए थे। जरा सोचिए, जो मुगल बादशाह हमेशा राजकाज, शानदार संगीत और महंगी वेशभूषा में डूबा रहता था, उसने अचानक सब कुछ छोड़ दिया। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने एक हफ्ते तक दरबार से पूरी तरह दूरी बना ली और अगले 2 सालों तक संगीत और शाही कपड़ों का त्याग कर दिया। मतलब उनका ये अथाह और गहरा दुखी दरअसल इस बेमिसाल वास्तुकला की असली भावनात्मक प्रेरणा बना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना, वास्तुशिल्प दृष्टिकोण। इतने विशाल दुख को पत्थरों में कैसे ढाला जाए? इसका एक ही तरीका था, यहीं पृथ्वी पर जन्नत उतारना। और इसी सोच से जन्म हुआ चारबाग के इस अद्भुत लेआउट का। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से जन्नत में 4 नदियां बहती हैं। अब कारीगरों का दिमाग देखिए, उन्होंने सिर्फ एक ज्यामितीय बगीचा ही नहीं बनाया, बल्कि पीछे बहने वाली यमुना नदी को ही डिजाइन का हिस्सा बना लिया। उनका इरादा था कि यमुना को ही जन्नत की उन वास्तविक नदियों में से एक माना जाए। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं, बल्कि धरती पर स्वर्ग का एक जीता जागता नक्शा था। और यहां जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी दृष्टिभ्रम का शानदार इस्तेमाल। मुख्य दरवाजे पर उकेरी गई कैलीग्राफी को नीचे से देखने पर सारे अक्षर एक ही साइज के लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऊपर की तरफ जानबूझकर बड़ा बनाया गया है। और वो जो 4 विशाल मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं है, उन्हें हल्का सा बाहर की तरफ झुकाया गया है ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो मुख्य मकबरे से दूर गिरें। और हाँ, वो सफेद संगमरमर भी कोई आम पत्थर नहीं है। सुबह की गुलाबी धूप से लेकर सुनहरी चांदनी रातों तक ये आसमान के बदलते रंगों को पूरी खूबसूरती से खुद में समेट लेता है। तीसरा पड़ाव है पूर्णता की रसद या लॉजिस्टिक्स, असंभव की इंजीनियरिंग। 1632 में जब ये काम शुरू हुआ तो ये महज एक खूबसूरत सपना नहीं था, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टेस्ट था। 20,000। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये उन कारीगरों, मजदूरों और विशेषज्ञों की गिनती है जिन्होंने इस परिसर को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ये सिर्फ स्थानीय लोग नहीं थे। बुखारा से मूर्तिकार बुलाए गए, सीरिया से सुलेखक और बलूचिस्तान से पत्थर तराशने वाले। ये उस वक्त का एक सच्चा ग्लोबल कोलैबोरेशन था। अब जरा मीनारों की ऊंचाई देखिए, 40 मीटर। आज तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेकिन तब इतने भारी संगमरमर को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का एक ढलान यानी रैंप बनाया गया था। हाथियों और बैलों की मदद से इन भारी भरकम ब्लॉक्स को ऊपर खींचा जाता था। सोचकर ही पसीना आ जाता है। और इस सब में खर्चा कितना आया? 1653 में जब ये पूरा हुआ तब इसकी अनुमानित लागत थी लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए। अगर आज की महंगाई के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालें तो ये करीब 827 मिलियन डॉलर बैठता है। मतलब लगभग $1 बिलियन के आसपास का प्रोजेक्ट है ना? दिमाग चकरा देने वाला आंकड़ा। और ये सारा पैसा खर्च कहाँ हो रहा था? जरा इस 17वीं सदी की ग्लोबल सप्लाई चेन को देखिए। मकराना का सफेद संगमरमर तो था ही, लेकिन उसमें जड़ने के लिए दुनिया भर से 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर मंगाए गए थे। चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली और श्रीलंका से नीलम। मुगल साम्राज्य की पहुंच वाकई में पूरी दुनिया तक फैली हुई थी। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सदियों का सफर और मिथक, इतिहास बनाम किंवदंती। बेदाग संगमरमर के इस खूबसूरती के पीछे इसका इतिहास काफी उथल-पुथल भरा और कई दिलचस्प अफवाहों से घिरा रहा है। आपने काले ताज के बारे में तो सुना ही होगा। ये मशहूर अफवाह 1665 में एक यूरोपीय यात्री जैन बैप्टिस्ट टैवर्नियर की किताब से शुरू हुई थी। उनका दावा था कि शाहजहां यमुना के ठीक उस पार
बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन काले संगमरमर का एक और मकबरा अपने लिए बनवाना चाहते थे। लेकिन आधुनिक पुरातत्व विज्ञान ने इस दावे की पूरी तरह से हवा निकाल दी। 1990 के दशक में जब नदी के पार मेहताब बाग में खुदाई हुई तो पता चला कि जिन्हें काले खंडहर कहा जा रहा था वो दरअसल सदियों पुराने बदरंग हो चुके सफ़ेद पत्थर ही थे। असल में शाहजहां को सिमेट्री यानी एकरूपता का इतना जुनून था कि उन्होंने नदी के पार बने तालाब में ताजमहल के गहरे रिफ्लेक्शन को ही डिज़ाइन का एक हिस्सा मान लिया था। कोई काला ताज कभी था ही नहीं। वैसे ताजमहल का अब तक का सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रहा है। 18वीं सदी में जाठों के हमलों में इसके चांदी के दरवाजे लूट लिए गए थे। फिर 1942 के दूसरे विश्व युद्ध और बाद में 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए बांस के बड़े बड़े मचानों से ढककर छिपाना पड़ा था। मतलब ये इमारत आज की नई चुनौतियों से बहुत पहले ही लूट और हवाई बमबारी जैसे बड़े खतरे झेल चुकी है। लेकिन आज का दुश्मन कोई सेना नहीं बल्कि खुद हमारा पर्यावरण है। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा की वजह से वो बेदाग सफ़ेद संगमरमर अब पीला और भूरा पड़ने लगा है। इसे साफ करने के लिए पारंपरिक मिट्टी के लेप का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन खतरा बड़ा है। सबसे बड़ी चिंता है यमुना नदी का गिरता जल स्तर, जिसके कारण इसकी नींव में संरचनात्मक दरारें आ रही हैं। 2018 और 2020 के तूफानों ने भी इस ढांचे को मामूली नुकसान पहुंचाया है। 21वीं सदी इस धरोहर के लिए बहुत ही गंभीर खतरे लेकर आई है। तो ये सफ़र हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये अजूबा जिसे हमेशा हमेशा के लिए टिके रहने के इरादे से बनाया गया था, क्या ये आज की आधुनिक दुनिया के प्रदूषण और पर्यावरणीय बदलावों को झेल पाएगा? एक ऐसा स्वर्ग जो अथाह प्रेम, भारी शोक और बेजोड़ इंजीनियरिंग से जन्मा, क्या वो आधुनिक समय की इस तेज और कठोर गति के आगे यूं ही शान से खड़ा रहेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।